देखो यहाँ पे, हाँ मैं गलत डायरेक्शन पकड़ लोगे तो फिर कोई काम का नहीं बूढ़ा, बस दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगा, हमारी तरह नॉलेज जीरो। देखो यहाँ पे इंडियन न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, अब ये क्या है, क्या ये? अब देखो, अब तो बिल्कुल आपको पहला मॉड्यूल और दोनों मॉड्यूल सेम चलना है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स को ड्रॉप किया, दोनों सिमिलर चीज़ है, ठीक है। कल पढ़ाते तो फिर उतना बढ़िया से नहीं बैठ पाता इस चीज़ को। अब यहाँ पे समझो कि आखिर हमारा क्या है, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी क्या है, आखिर करना पड़ेगा ना। 1998 के बाद क्या हुआ जानते हो, सभी लोग आ गए कि इंडिया बेकार है, इंडिया देखो इस तरह टेस्ट कर रहा है, कैसे क्रेडिबिलिटी इसका स्ट्रांग हुआ, तो हम 2003 में लेके तो आए, समझे ना। तो देखो यहाँ पे हमें समझना होगा इस चीज़ को। द यूएसए हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। देखो यूनाइटेड स्टेट्स हमें बहुत सहयोग किया था, जो 210 मेगावाट का जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर बना था, किस लिए? न्यूक्लियर रिएक्टर है जी, ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में महाराष्ट्र का, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स बहुत हेल्प किया था हमें, ठीक है, बनाने में। देखो बट क्या हुआ 1974 पोखरान टेस्ट के बाद तो हुआ ही है, बट हमने पहला टेस्ट तो 74 में स्माइलिंग बुद्धा किया था, इंदिरा गांधी का टाइम है, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी को प्रेस किया था कि जरूरी था। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जो उस समय बोल रहे थे, दोनों ने कहा कि नो, अब इंडिया को हम नहीं देंगे, क्योंकि देखो कनाडा से हम लोग यूरेनियम मंगवाते थे, और हमने क्या किया कि वही यूरेनियम बोल रहे थे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मंगवा रहे हैं, और वहीं से हमने बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स, तो हमारा क्रेडिबिलिटी गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ये लोग प्रण लिया कि नो, अब इंडिया को बिल्कुल नहीं देंगे हम न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे, समझ रहे स्टूडेंट। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा टर्मिनेट कर दिया कि अब इंडिया को कुछ हेल्प नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या किया, तुम्हारा फर्स्ट न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था 1974 में, जिसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है। देखो बुद्धा आए थे फर्स्ट, देखो बुद्धा, मगर वो भी हम कुछ बताना चाहते हैं, ये भी हमारा डिटरेंस ये बताना चाहते हैं। बुद्ध को न्यूक्लियर वेपन में रखने की क्या जरूरत था? पीस के लिए। समझते हो कि भारत का कितना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है बुद्ध, पीस के लिए। ये सोचने वाली बात है, कुछ लॉजिक गया, यही लॉजिक गया होगा उस समय। और दूसरी बात है कि हमारा बुद्धिज्म ज़्यादा, हिंदुज्म ज़्यादा थोड़ी है, बुद्धिज्म ही है ज़्यादा बाहर, तो उसका भी फायदा एडवांटेज मिलता है। द ट्रीटी ऑन द NPT, देखो यही तो है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब हुआ क्या, वाज एस्टैब्लिश, अब ये बनाया गया था, देखो स्टूडेंट NPT। अब जैसे इस 74 में हम कर लिए, देखो इसके बाद बहुत डेवलपमेंट हुआ है, 2 ग्रुप आया है बन के, एक NSG भी बन के आया है और एक NPT भी बन के आया है। NPT का मतलब है स्टूडेंट कि एक ट्रीटी जो प्रतिबंध लगाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये जस्ट आफ्टर स्माइलिंग बुद्धा के बाद हुआ ही है, और इंडिया को कंपेल किया गया है, इंडिया को बोला गया कि साइन करो, तुम लोग साइन करो। इंडिया बोला हम साइन नहीं करेंगे। जब इंडिया बोला हम साइन नहीं करेंगे तो ये लोग का माथा ठनक गया, और ये तुरंत NSG बनाया, फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बना, और वो 40 कंट्री का एसोसिएशन है, और बोला कि गलती से भी इंडिया को नहीं देना है। मैं इंडिया ने जैसे ही 1998 के बाद 2003 में जैसे ही अपना वो लाया अपना प्लान, तो बोला ठीक सही तो है, ये कर दो। इस तरह क्रोनोलॉजी समझो। तो जो ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का, वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू फर्दर द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। समझ गया ना, इंडिया साइन नहीं किया। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि जो वेक्टर पावर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वही रिकॉग्नाइज होगा कि न्यूक्लियर हैव्स। बाकी जो भी उसके बाद, जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बनाया है, वो उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इसका रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, नहीं करने का मतलब क्या है? ये तुम साइन कर दिया तो इसके बाद तुमको सब डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, सब गिराना पड़ेगा अपना न्यूक्लियर वेपन्स। तो डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं? ये लोग न्यूक्लियर हैव्स और हम लोग न्यूक्लियर हैव्स नॉट, जबकि हम लोग पास है। तो डिस्क्रिमिनेटरी हुआ कि नहीं हुआ? अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ। इंडिया बोला हम साइन नहीं करेंगे। जब इंडिया बोला हम साइन नहीं करेंगे तो ये लोग फिर डर जाएगा, भाई आज साइन नहीं कर रहा है NPT का, क्या भरोसा कल हम पे ही दाग दे। तो आगे देखो क्या हुआ, NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स। तो ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई कंट्री, यानी कि जो भी कंट्री जो न्यूक्लियर सप्लाई कर सकता है उसका एसोसिएशन है। और इसमें क्या है कि कंट्रोल करना कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल्स का, इक्विपमेंट का एंड टेक्नोलॉजी का, जहाँ से संभावना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन्स बन सकता है।
तो यानी कि ये 48 कंट्री का एसोसिएशन है जो कि बेस्ट है न्यूक्लियर इक्विपमेंट में, टेक्नोलॉजी, और वो सब कंट्री एक साथ आए हैं। जिस हिसाब से इंडिया तिगरमबाजी कर रहा था वहाँ पे, तो इन लोगों को डर लग गया और ये सब एक साथ आया है। और फर्दर वो करने के लिए, वर्ल्ड को बताने के लिए कि खबरदार, बात समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? अब देखो, अब इंडिया का फायदा ही, इंडिया में फिर भी मैनेज कर लिया, ये बड़ी बात है। देखो अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो एनएजी क्यों बनाया गया था? ताकि जो भी प्रोलिफरेशन हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का वो कम हो सके, यानी कि दब सके, स्टॉप हो सके, और कोई भी न्यूक्लियर टेररिज्म से रिलेटेड घटना ना घटे। क्योंकि जानते हो ना, किसी आदमी के अंदर आ गया, जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर आ गया, तो टेररिज्म वाला ही काम हो जाएगा वो, फिर किसी को अटैक करना बिना कोई रीजन का, ये सब चीज़ ना हो। मेंबर्स देखो 48 कंट्रीज है, उसमें देखो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आ गया, देखता है ये हैव्स नॉट है एनपीटी के हिसाब से। हाँ, यूएसए विक्टर पावर, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया, सब विक्टर पावर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और उसके बाद और भी रहेंगे मेंबर इसमें। हाँ, एक चीज़ समझना होगा, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि मतलब एकदम फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, ये लोग इनफॉर्मल टाइप का, और गाइडलाइंस भी बाइंडिंग नहीं है। मगर उसके बावजूद भी ये 48 कंट्रीज एक दूसरे को अच्छे से ही रखते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से मन मुटाव हो जाए कंट्री के बीच में। तो बाइंडिंग नहीं होने के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो डिसीजन है वो कंसेंसस बेस ही है, कोई भी डिसीजन कंसेंसस बेस लेता है, सबसे पूछ के लेता है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कंट्री है एनएसजी, समझ में आ रहा है तुमको? बढ़िया से समझना इस चीज़ को। एनएसजी में जो भी कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। यदि एक्सपोर्ट कर दिया तो फिर रिलेशन खराब हो जाएगा ना 48 मेंबर कंट्री के साथ, समझ गए? जैसे मान लो कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी को दे दिया, तो और भी तो 47 कंट्री है, वो बोलेगा तुम तो पूछा ही नहीं हमसे, तुम दे दिया, तो 47 कंट्रीज को चिड़ेगा इसको देख के। तो इसलिए ये लोग एक बाध्य बन जाता है, यानी कि नॉन फॉर्मल नहीं होने के बाद भी एक प्रेशर क्रिएट होता है किसी भी कंट्री को, और तब जाके मतलब लोग रिस्ट्रिक्ट करता है, और ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देता है, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देता किसी दूसरे कंट्री को, ताकि आर्म्स प्रोलिफरेशन ना हो सके। देखो सितंबर 2008 में क्या हुआ, मैं देखो गजब हो गया ना। एनएसजी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट, जितने भी 48 कंट्रीज हैं, सब ने बोला कि ठीक है, अब वेबर दे देते हैं भारत को वेबर दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले वाला क्या था? पहले वाला था कि कोई कंट्री यदि एनपीटी साइन नहीं किया है तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं मिलेगा। मैं इंडिया देखो एक्सेप्शनल केस है, हम एनपीटी साइन नहीं किए, फिर भी 2008 में वो सैंक्शन हटा दिया गया हमारे ऊपर। इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं, जो ये रूल्स था हमारे ऊपर जो लागू था वो हटा दिया, जबकि एनपीटी अभी भी साइन नहीं किए हम, उसके बावजूद भी ये वेबर हटा दिया गया। अब इंडिया को 48 कंट्री से मिल सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स मिल सकता है, न्यूक्लियर फ्यूल मिल सकता है, जबकि हम एनपीटी के सिग्नेचर भी नहीं किए हैं उसमें भी। बात समझ में आ रहा है ना? टेढ़ा नहीं हुआ ना? समझ में आ गया? हाँ, बाद में ये मत बोलना कि नहीं समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका देखो क्रोनोलॉजी समझो, उसके बाद क्या हुआ। अब देखो इसका एक पीछे रीजन है, स्ट्रेटेजिक रीजन है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो कॉर्पोरेट्स लोग थे, प्रेशर डालना शुरू कर दिए गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि अब हटाओ ना यार, हम बिजनेस करेंगे उसके साथ। एक ये भी रीजन है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट, अभी से नहीं, बहुत पहले से ही बहुत बड़ा मार्केट, 1991 से बहुत बड़ा मार्केट है भारत, समझे? तो देखो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का अग्रीमेंट हुआ, उस अग्रीमेंट को बोलते हैं अग्रीमेंट 1, 2, 3, 123 अग्रीमेंट नाम है, अग्रीमेंट का नाम है। ऐसा नहीं कि 123 बार अग्रीमेंट हुआ, ये नहीं है, अग्रीमेंट का नाम है 1, 2, 3। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, कि एक दूसरे से कोऑपरेट करेगा। ये कोऑपरेट करने का मतलब क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स यदि कोई फ्यूल देगा, न्यूक्लियर फ्यूल देगा, यानी कि यूरेनियम देगा, लेट्स से कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा, तो उस चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। उस चीज़ के लिए क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग? न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज़ करेंगे, पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए करेंगे, दूसरा काम के लिए नहीं करेंगे। इसलिए तो ये तुम्हारा डील हुआ था 2008 में स्टूडेंट। देखो जैसे देखो क्रोनोलॉजी समझो, जैसे एनएसजी ने वेवर कर दिया इंडिया को, ठीक है, कि अब उसका फ़ायदा क्या, उसका हमें एडवांटेज क्या हुआ कि हम सिविल न्यूक्लियर ट्रेड कर लिए 2008 में, यानी कि सिविल न्यूक्लियर डील हो गया 2008 में यूएस और इंडिया के बीच में, समझ गए ना? यही बताया गया है। और जितने इवन कन्विंस इट्स एलाइज टू डू सो, और जितने भी हमारे एलाइज थे इंडिया का, वो सब भी वो लोग भी साइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव मैसेज गया बाकी एलाइज में भी। और इन लोग का जो वेस्ट का जो डर था कि कुछ भी कर सकता, वो भी डर खत्म हो गया, और इंडिया के लिए बेनिफिट, क्योंकि इंडिया चाहता है, क्योंकि अब इंडिया को कितना एनर्जी का नीड है, और अभी फुकुशिमा इंसिडेंट भी नहीं हुआ है, तो अभी इंडिया चाहेगा ही कि जितना यूरेनियम आएगा उतना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, उतना इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा। उस समय तो तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी का भी कोई बात नहीं था, तो ये भी समझना हमें। देखो तो इसलिए स्टूडेंट, इंडिया मात्र एक ऐसा कंट्री है जो एनएसजी का मेंबर नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स को रखता है वो, बट इज अलाउड टू ट्रेड इन न्यूक्लियर मटेरियल्स, ठीक है। देखो एनएसजी का मेंबर नहीं होने के बाद भी, ठीक है, वो क्या कर सकता है? न्यूक्लियर ट्रेड का वो व्यापार कर सकता है।
एक्सेप्शनल है इंडिया के ऊपर, जबकि एनपीटी हम सिग्नेचर भी नहीं किए हैं, ना ही हमने एनपीटी सिग्नेचर किया, ना ही हम एनएसजी के मेंबर हैं। उसके बावजूद भी एनएसजी के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर मटेरियल्स सब। ये इंडिया के लिए छूट है, और ये छूट का पीछे रीजन क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट होना 1 to 3 का, ये बहुत बड़ा रीजन है। द एग्रीमेंट एंडेड टेक्नोलॉजी, देखो अब जैसे ही एग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी डिनाइल रिजिम्स था इंडिया का अगेंस्ट, यानी कि इंडिया को दे नहीं रहा था टेक्नोलॉजी, इंडिया को फ्यूल नहीं दे रहा था, वो सब खत्म। अब इंडिया को फ्यूल मिलेगा, अब टेक्नोलॉजी मिलेगा, सभी चीज़ मिलेगा। तो देखो जो 30 साल से जो हमारे ऊपर प्रेशर था कि हमें कुछ नहीं मिलेगा 1974 के बाद, वो फाइनली जाके देखो 2008 में टूट गया वो, अब आ रहा है बढ़िया से। और इंडिया का जो न्यूक्लियर आइसोलेशन था कि अकेले पड़ा हुआ है, खुद ही कर रहा है, खत्म हो गया। आप दूसरे कंट्री से भी एनर्जी से वो मंगवा सकता है सब चीज़। होप से समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। यहाँ पे देखो अग्रीमेंट ओपन द डोर फॉर इंडिया। अब देखो इससे क्या हुआ कि यस इंडिया के लिए बेस्ट एग्रीमेंट है ये, क्योंकि अब न्यूक्लियर कॉपरेशन कर सकता है इक्वल पार्टनर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, या फिर इस तरह का बहुत कंट्री हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, बाकी कंट्री भी हो सकता है। अग्रीमेंट विल हैव मेजर डेवलपमेंट स्कोप फॉर आवर इंडस्ट्री। देखो फायदा ही फायदा है, चाहे हमारा पब्लिक इंडस्ट्री हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, बहुत अच्छे से कॉपरेट कर पाएगा काउंटर पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से, और दोनों में बहुत अच्छा काम होगा, सिनर्जी होगा, इकोनॉमिक होगा, बिजनेस बढ़ेगा, है ना। देखो इसके पीछे रीजन वही बोला कि यूएस का जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेट लॉबी है, देखते हो ना वहाँ बहुत बड़ा वेपन्स जाना जाता है ना, यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड में वेपन्स के लिए जाना, वो भी प्रेशर दिया सरकार को, अरे हटाओ ना यार, बिजनेस करना हटाओ उसको। ऐसे भी जानते हो कि पूरा हाउस ऑफ कॉमन से पूरा बिजनेस क्लास से भरा हुआ है। बुर्बक ट्रम्प कौन था? सबसे बड़ा बिजनेसमैन था वो। तो फिर और एक अभी कोई इंडियन है वहाँ पे बोला कि हमको प्रेसिडेंट बनना है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये हर जगह लागू होता है। अब बाहर कंट्री में और जो था, ऋषि सुनक कैसे बन गया? कितना दिन हुआ उसको? 10 साल भी नहीं हुआ उसको आए हुए पॉलिटिक्स में। तो फिर तो यहाँ पे समझो यूएस न्यूक्लियर कॉर्पोरेट लॉबी का बहुत बड़ा हाथ है इस तरह का एग्रीमेंट करवाने में, प्रेशर दिया सरकार के ऊपर उसने, यूएस की सरकार के ऊपर। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट? देखो इससे फ़ायदा कहो या फिर तुम अलर्टनेस कहो, अब जो भी बाहर से सामान आएगा न्यूक्लियर से रिलेटेड, तो IAEA का इंस्पेक्शन होगा ही होगा। यही पॉइंट है, यही पॉइंट पूछा गया, समझे? देखो अच्छे समझो। अग्रीमेंट प्लेस इंडिया सिविल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अंडर द वॉच ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सब्जेक्ट टू, और डिपेंड करता है इंडिया ने जो एडिशनल प्रोटोकॉल, जो और भी प्रोटोकॉल था, उसको किस तरह इंडिया ने रेटिफाई किया है, जो कर दिया है, तो उस हिसाब से वो इंस्पेक्ट करेगा। उस हिसाब से न्यूक्लियर पावर प्लांट जाएगा, देखेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना भी यूरेनियम दिया गया कनाडा से, यूएस से, दूसरे कंट्री से, वो सही यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करेगा। समझ गए स्टूडेंट? आइए का रोल ये होगा। यहाँ पे देख लो, जैसे ही हमारा 2008 में साइन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो बाकी कंट्री भी खुल गया। देखो यहाँ पे है ना, इंडिया साइन एग्रीमेंट विद फ्रांस। फ्रांस फर्स्ट कंट्री है, ठीक है, जो जिसके साथ सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का 2008 में। जैसे एनएसजी ने दे दिया, एनएसजी ने जैसे ही हटा दिया वेबर, तो फ्रांस आया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आया। फ्रांस फर्स्ट कंट्री है एक्चुअली, बट जैसे एनएसजी ने वेबर दे दिया तो फ्रांस दौड़ते हुए आया है, फिर यूएस आया है, और इस तरह बहुत सारा कंट्री आया है, सबके साथ हमारा सिग्नेचर हुआ। देखो रसिया, उसका साउथ कोरिया, सब आया है न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। रसिया, देखो रसिया तो बहुत हेल्प किया हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबमरीन बनाने में भी। न्यूक्लियर सबमरीन कौन बनाया है? रसिया ने हेल्प किया है। क्या है नाम बताओ तो? INS विक्रांत, बिल्कुल। अच्छा, पहले भी सबमरीन था। कौन सा सबमरीन था बताओ? डीजल सबमरीन। डीजल सबमरीन में क्या दिक्कत था, बताए थे कुछ पहले? हाँ, फ्यूल खत्म हो जाता था, और फिर उसको फ्यूल भरवाने के लिए ऊपर आना पड़ता था। ऊपर आएगा तभी ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होगा। और अभी जो न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है, वो नीचे रह के लंबा समय के लिए वो कंटिन्यू कर सकता है। ये एडवांटेज है, समझे? तो विद दिस देखो इंडिया क्या है कि अपना जो लंबा कोस्ट लाइन है उसको सुरक्षा दे सकता है बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन होने की वजह से। अब यहाँ पे देखो सिमिलर एग्रीमेंट मंगोलिया से किए, कनाडा से किए। कनाडा देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यूरेनियम का और हैवी वाटर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। हैवी वाटर जानते हो, जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज़ होता है। ऑस्ट्रेलिया देखो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूरेनियम का, नामीबिया, कजाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूरेनियम फ्यूल है इसके पास। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो इस सब कंट्री के साथ हमारा बैक टू बैक वो एग्रीमेंट हुआ है। यूएस, जर्मनी, साउथ कोरिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, बस इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, वो देख रहा है ना। इंडिया की तरफ उसका झुकाव है, टेक्नोलॉजी
देगा, हमको मिलेगा, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा अपीलिंग है ना, इंडिया इतना बड़ा अपील है, कौन नहीं करना चाहेगा बिजनेस, बताओ तुम, इतना बड़ा है, लोग का ही फायदा होगा। देखो तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एग्रीमेंट, क्या सिग्निफिकेंस, इससे क्या हमको फ़ायदा हुआ है और क्या इसका क्या फ्यूचर है इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो। देखो इंडिया एनर्जी स्केर्स कंट्री है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है, अभी भी 87% हम क्रूड ऑयल पर टिके हुए हैं, अभी भी 50% तुम्हारा बाहर से आता है, तो बहुत ही स्केर्स है हम लोग एनर्जी में, है ना। देखो एनर्जी देखो जैसे एग्जांपल देखो, कन्वेंशनल फ्यूल से, कोल से, क्रूड ऑयल से हम क्रिएट करते हैं। इंडिया देखो नियरली जितना सब कुछ जोड़ोगे तो 70 से लेकर 75% तो डिमांड बाहर से ही आता है, और जब डिमांड बाहर से आता है तो हमारा बहुत सारा पैसा भी जाता है ना, फॉरेन रिजर्व चला जाता है, जानते हो ना, फॉरेन रिजर्व कम हो जाता है हमारा, क्योंकि सब डॉलर में ही जाएगा। एट द सेम टाइम दूसरा प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंटल रिस्क भी है, रिस्क नहीं है इन्वायरमेंटल रिस्क, थर्मल पावर प्लांट से तुम कर रहे हो तो कितना कार्बन इमिशन होगा, कितना सॉक्स नॉक्स से मीट होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखो नियरली 70% जो हमारा पावर जनरेट होता है अभी भी स्टिल तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट से होता है, वी नो डैट। और एफिकेसी जो भारत का जो थर्मल पावर प्लांट का बहुत कम है, बहुत ही कम है एफिशिएंसी उसका, बहुत ही कम है। बहुत कम का मतलब क्या है, देखते हो बताए तो है क्लास में, 50% तुम्हारा प्लांट लोड फैक्टर है भारत में, 50% है, यानी कि जो जितना पोटेंशियल उसका आधा आप काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि इंडिया का जो थर्मल पावर प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट करता है, क्योंकि वो आदम जमाने का है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बार बार तो बोल रहा है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो इमिट करता है सल्फर, सब डिसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करो वहाँ पे, था कि नहीं था, बताओ तो करंट अफेयर्स में। तो ये प्रॉब्लम है। ऑल्सो कन्वेंशनल फ्यूल जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, देखो वर्ल्ड में लिमिटेड है कि नहीं है, यही कारण है कि सऊदी अरबिया तुम्हारा टूरिज्म की तरफ मूव कर रहा है। सऊदी अरब दुबई कितना बनाया, अभी दूसरा सिटी को नियोन को बना रहा है वहाँ पे, तो फिर क्योंकि जानते हो कि दुनिया में आने वाले समय में ये जो कन्वेंशनल फ्यूल है इसका कोई ख़त्म हो जाएगा, रिन्यूएबल तरफ चला जाएगा। तो वही बोला है कि जो रिजर्व्स है कन्वेंशनल फ्यूल का बहुत लिमिटेड है दुनिया में, लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल भी नहीं है। तो इसलिए इंडिया को क्या चाहिए, अल्टरनेटिव, कि कैसे वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो पूरा कर सके, और उसके लिए न्यूक्लियर एग्रीमेंट करना होगा आपको, और हम सही तो कर रहे हैं, समझ गए स्टूडेंट। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ आप डील करिए, न्यूक्लियर एग्रीमेंट जितना भी है उसके साथ आप आगे बढ़िए। तो लास्ट देखो इसमें देखो अनडाउटली स्टूडेंट, हम मानते हैं कि फुकुशिमा के बाद तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, सब कंट्री को ही दिक्कत हुआ, क्योंकि अलग से सेफ गार्ड करो, अलग से ये करो, तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा है। अभी भी जितना भी कॉस्ट बढ़ा है स्टूडेंट, उसके बावजूद भी सस्ता ही है, बाकी सोर्स ऑफ एनर्जीज कहोगे तो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, फुकुशिमा के बाद एक्स्ट्रा मेंटेनेंस देना पड़ता था ना, इतना यूज़ करो, ऐसा यूज़ करो न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा है उसमें। पहले मान लो कि 4 रुपया पर यूनिट आता था, तो अभी 5 रुपया हुआ है, 5 रुपया अभी भी कम ही है। दूसरे से देखोगे तो, जियो थर्मल से देखोगे तो बहुत कम ही है, सोलर से देखोगे तो बहुत कम ही है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि एक तो देखो न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो हाई एनर्जी डेंसिटी फ्यूल होता है। क्या उसका मतलब, कम फ्यूल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर लेते हो, इसका मतलब ये है हाई एनर्जी डेंसिटी फ्यूल, यानी कम फ्यूल में आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर लेते हो, ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर लेते हो, और ज़्यादा क्लीनर है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। जो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का, वो भी कम्पिटेटिव है, वो भी अच्छा है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। हाँ, ये अनडाउटली फुकुशिमा के बाद थोड़ा सा महंगा हुआ है, बट अभी भी ओवरऑल बहुत कम्पिटेटिव है। तो ये जो जितनी फैक्टर्स है इसके वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि हमारा कंट्री न्यूक्लियर स्केर्स है, एनर्जी स्केर्स है, तो उस चीज़ में न्यूक्लियर एनर्जी पे है ना ज़्यादा काम करना वो बेटर है कंट्री के लिए, समझे। इंडिया देखो, आप देखो इंडिया थोरियम में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास, 35 to 40% हमारे पास इंडिया पास है। तो थर्ड स्टेज में यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, तो वही तो बोला, इंडिया देखो ब्लेस्ड है थोरियम रिजर्व से, इंडिया यूज़ करेगा अपना रिसोर्सेज। करेंटली देखो थर्ड स्टेज में यूज़ करेंगे हम लोग। करेंटली देखो इंडिया का प्रोग्राम देखो, ये बोला कि अभी 2023 चला है, 9-10 साल में देखो हम लोग प्रण किए कि 63 गीगावाट क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें यह भी था कि 2050 तक 25% हम जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो न्यूक्लियर एनर्जी से लेके चलें, समझ गए स्टूडेंट। तो उस सेंस में तो न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं प्रॉब्लम क्या है न्यूक्लियर एनर्जी से तो वो भी जानते हो तुम लोग, इसलिए मोदी जी इस पे ज़रा फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस किस पे ऊपर कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल में भी ज़्यादा सोलर पे कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया पायनियर रहा है पेरिस एग्रीमेंट में भी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ठीक है, ये खत्म हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आज खत्म कर दी है पूरा।